हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आपको पता है कि हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि आपके इकोनॉमिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहां से 2 से 3 क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अभी तक हम लोग इस क्लास में क्या देख चुके हैं? तो यूटिलिटी की 2 अप्रोच होती है। जो पहली अप्रोच है उसका नाम है कार्डिनल अप्रोच और दूसरी अप्रोच होती है ऑर्डिनल। कार्डिनल अप्रोच में 2 इंपॉर्टेंट लॉज होते हैं। इनमें जो पहला लॉ है वो हम लोगों ने देखा था जिसका नाम लॉ ऑफ डीएमयू था, एंड जो सेकंड लॉ है उसका नाम था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये हम लोगों ने देख लिया था और इसी के साथ में तो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स थे जिसमें टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड उसके बाद में कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा, ये सारी कंडीशंस को हम लोग पहले ही देख चुके हैं। और आज से इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नई अप्रोच जिसका नाम है ऑर्डिनल अप्रोच। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि सर ये ऑर्डिनल अप्रोच किसने प्रपाउंड करी? इस अप्रोच को प्रपाउंड किया था 2 इकोनॉमिस्ट ने। दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। जो पहले इकोनॉमिस्ट है उनका नाम है हिग्स और जो दूसरे इकोनॉमिस्ट हैं उनका नाम था एलन। So this approach was propounded by Higgs and Allen। ये पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है कि सर कार्डिनल अप्रोच में तो हमको पता है कि जो मार्शल ने इसको प्रपाउंड किया था और मार्शल ने ये बोल दिया था कि इस अप्रोच के हिसाब से कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में शो कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर यहां पे हिग्स और एलन क्या कह रहे हैं। देखो, कुछ भी याद नहीं करना, साफ पता पड़ रहा है। ऑर्डिनल अप्रोच मतलब यूटिलिटी को, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को, कंज्यूमर बिहेवियर को मेजर करना पॉसिबल नहीं है। हम उसको ऑर्डर दे सकते हैं, हम उसको रैंक दे सकते हैं। मतलब बात यह हो गई कि मैं गया हिग्स एलन के पास, मैंने कहा सर आप बताओ कि क्या कोई कंज्यूमर जब खाना खाएगा, जब कंज्यूमर रसगुल्ला खाएगा तो क्या उसको रसगुल्ले मिलने से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्या उस सेटिस्फेक्शन को वो नंबर्स में शो कर सकता है क्या? तो हिग्स एलन ने कहा कि मार्शल तो पागल हो गया है। क्या ये पॉसिबल है कि कभी आप घर पे खाना खा रहे हो, आपने 4 चपाती खा ली और खाने के बाद आपने अपनी मम्मी को ये बोला हो कि मम्मी 100 यूटिल्स का मजा आ गया। बोलते तो बहुत जोर से थप्पड़ पड़ जाती है आपको। ये कैसे पॉसिबल है यार? सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये बात समझ में आ गई। रसगुल्ले से मिलता है, गुलाब जामुन से मिलता है, लेकिन नंबर्स में कितना मिलता है ये मेजर करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इन्होंने साफ साफ बोल दिया भैया मार्शल की अप्रोच तो कंप्लीटली रॉन्ग है, मेरी सुनो। मैंने कहा सर आप क्या कहना चाहते हो ये बताओ। तो इन्होंने कहा कि अगर आपको ये समझना है कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होगा तो सुनो, मेरे हिसाब से यूटिलिटी इज अ ऑर्डरेबल कंसेप्ट। यूटिलिटी मेजरेबल नहीं है, यूटिलिटी ऑर्डरेबल है। हम सेटिस्फैक्शन को ऑर्डर दे सकते हैं, 1 2 3 4 में शो कर सकते हैं, लेकिन नंबर में शो नहीं कर सकते। सर मैंने कहा इसका मतलब सर जब आप शादी में जाओगे और जब आप रसगुल्ला भी खाओगे और आप गुलाब जामुन भी खाओगे तो आप ये कहना चाह रहे हो कि रसगुल्ले और गुलाब जामुन का सेटिस्फैक्शन नंबर में तो शो नहीं हो पाएगा, लेकिन आप उस सेटिस्फैक्शन को रैंकिंग में शो कर सकते हो। तो यस, यही हिग्स और एलन कहते थे कि जब कंज्यूमर रसगुल्ला खाएगा, काजू कतली खाएगा, गुलाब जामुन खाएगा और हम उससे पूछेंगे कि बताओ तीनों से सेटिस्फेक्शन कितना मिला, तो उसका आंसर तो नहीं होगा, लेकिन तीनों से सबसे ज़्यादा किसको मिला वो कहेगा रसगुल्ले को, तो उसकी रैंक फर्स्ट हो जाएगी। किससे कम मिला तो गुलाब जामुन से मिला तो उसकी रैंक सेकंड हो जाएगी और काजू कतली की रैंक थर्ड हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे हिग्स एलन ने कहा कि सेटिस्फेक्शन को हम लोग नंबर में शो नहीं करेंगे, हम ऑर्डर दे सकते हैं। वो मेजरेबल कॉन्सेप्ट नहीं है, वो ऑर्डरेबल कॉन्सेप्ट है। अब आइए एक एक करके एक बार सारी थियरी को हम लोग देख लेते हैं। लेकिन आपको पता है कि इकोनॉमिक्स में हर एक लॉ को समझने से पहले उसके अजम्पशंस को समझना पड़ता है। अजम्पशंस मींस वी हैव टू अज्यूम, हमको वो अज्यूम करना पड़ेगा। अब अज्यूम करना पड़ेगा तो क्या अज्यूम करना पड़ेगा, आओ एक एक करके देखते हैं। हर एक अजम्पशन से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। सर अजम्पशन से क्वेश्चन आते हैं क्या? तो यस आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको बताना है कि बताओ इनमें से कौन सी अजम्पशन नहीं है। उनमें 3 तो ऑर्डिनल की होगी और 1 कार्डिनल की होगी। ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कैसे आप लोग सॉल्व करने वाले हो, ध्यान से देखना। उस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को जो है वो बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करने वाले हो। क्या है हमारी पहली अजम्पशन, देखते हैं। सबसे पहले ये कौन सी अप्रोच है?
तो ये हमारी ऑर्डिनल अप्रोच है। तो देखो फर्स्ट अजम्पशन आपको दिख रही होगी, ऑर्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी। तो सबसे पहले जो ये अप्रोच है वो क्या कहती है कि हम यूटिलिटी को ऑर्डर दे सकते हैं। इन्होंने साफ साफ बोल दिया भैया यूटिलिटी मेजरेबल नहीं है, ये पहली बात। अ पर्सन कैन एक्सप्रेस द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इन रिलेटिव और कंपेरेटिव टर्म्स। इन्होंने कहा कि हम रसगुल्ले को गुलाब जामुन से रिलेट कर सकते हैं, हम रसगुल्ले को गुलाब जामुन से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली फिगर्स में शो नहीं कर सकते। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, ये पहला अजम्पशन। सेकंड देखो, अच्छा आपको ये तो पता है कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं एंड इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और हर एक ह्यूमन बिहेवियर का जो है वो अलग अलग होता है। इसलिए हमेशा हम क्या अज्यूम करते हैं पूरी इकोनॉमिक्स में, बिकॉज ये क्या अज्यूम करते हैं हम लोग कि जो कंज्यूमर है वो रैशनल होगा। रैशनल का मतलब हम ये हमेशा मानेंगे कि कंज्यूमर समझदार है, उसको पता है कि मार्केट में गुड्स कैसा दिखता है, उसको पता है कि उस गुड्स की मार्केट में प्राइस कैसी है, उसको पता है कि मार्केट में इस गुड्स की क्वालिटी कैसी सेल होती है, उसको हर एक नॉलेज पता है, मतलब परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट हम ये अज्यूम करते हैं। तो सेकंड अजम्पशन आती है रैशनल कंज्यूमर। तो क्या है, द कंज्यूमर इज रैशनल एंड he possesses with full information about the relevant aspect of economic environment in which he lives. ओके, देन उसके बाद में हमने उनसे ये भी पूछा था कि सर बताइए कि क्या हम लोग सेटिस्फेक्शन को रैंक दे सकते हैं। उन्होंने कहा था बिल्कुल सर रैंकिंग पॉसिबल है, बिल्कुल सर प्रेफरेंसेस भी पॉसिबल है। द कंज्यूमर इज कैपेबल ऑफ रैंकिंग ऑल कंसीवेबल कॉम्बिनेशन। तो अगर बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई, इन सब में से किसको रैंक फर्स्ट दोगे, ये इस अप्रोच में पॉसिबल है। इफ अ कंज्यूमर हैपन्स टू प्रेफर ए टू बी, he cannot tell quantitatively how much he prefer A to B। तो वही बात है कि कंज्यूमर ही बता सकता है कि भैया रसगुल्ले से इतना मिला, गुलाब जामुन से इतना मिला, लेकिन कितना मिला, हाउ मच का आंसर यहां पे कभी भी नहीं होगा। देन उसके बाद में है कंसिस्टेंसी इन रैंकिंग। सर कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो गया, हम ये अज्यूम करेंगे कि हमेशा जो कंज्यूमर होगा ना वो अपनी चॉइस में कंसिस्टेंट होगा। मैं आपसे पूछूं बताओ पिज़्ज़ा पसंद है या पनीर टिक्का पसंद है, आप बोलोगे सर पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, और 5 मिनट बाद बोलोगे नहीं सर यार मुझे तो कभी कभी सर पनीर टिक्का भी अच्छा लग जाता है। फिर आप बोलोगे सर यार मंचूरियन मिल जाएगा तो भी मज़ा आता है, सिर्फ मंचूरियन फर्स्ट रैंक पर रखो। तो ऐसा नहीं होगा, ह्यूमन बिहेवियर में ऐसा होता है, बट इस अप्रोच को समझने के लिए हिक्स एलन ने पहले ही बोल दिया कि भैया अगर मेरे लॉ को समझना है ना तो आपको पहले ही बता दूं कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये अज्यूम करना पड़ेगा कि कंज्यूमर क्या रहेगा, अपनी चॉइस में कंसिस्टेंट रहने वाला है। इफ द कंज्यूमर प्रेफर कॉम्बिनेशन ए टू बी एंड बी टू सी देन इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट ही मस्ट प्रेफर कॉम्बिनेशन ए टू सी। इसका मतलब आप ये भी तो कह सकते हो, अगर मैं कहता हूं कि ए का सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है बी से और बी का सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है सी से, कह सकता हूं, इसका मतलब ये भी तो हो गया कि ए का सेटिस्फेक्शन किससे भी ज़्यादा है, सी से भी ज़्यादा है। यही होता है कंसिस्टेंसी इन रैंकिंग। देन उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर ऑफ गुड्स। अब सर ये नंबर ऑफ गुड्स का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ गुड्स का मतलब हो गया कि सपोज, अच्छा हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सपोज 1 किलो बनाना से भी मुझे उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलता है जितना मुझे 1 किलो एप्पल से मिलता है। अब मैं मार्केट में गया, मेरा बजट 20 रुपये का है, जब मैं 20 रुपये में केले ले रहा हूं तो केले की सपोज 10 यूनिट्स आ रही है, लेकिन एप्पल मुझे एक ही मिल रहा है। तो सिचुएशन में हम क्या अज्यूम करेंगे, अगर हम ये अज्यूम करें कि दोनों का सेटिस्फेक्शन कांस्टेंट है, सेम है, तो कंज्यूमर तो उसी को पहला प्रेफरेंस देगा ना जहां पे उसको ज़्यादा यूनिट खाने को मिल रही है। तो ध्यान रखना हमेशा नंबर ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या होता है, इफ कॉम्बिनेशन ए हैज़ मोर कॉमोडिटी और क्वांटिटीज देन कॉम्बिनेशन बी देन ए मस्ट बी प्रेफर टू बी। जहां पे गुड ज़्यादा मिलेंगे बस कंज्यूमर उसी को फॉलो करने वाला है। ये मैंने आपको 5 अजम्पशन बता दी है। पहली अजम्पशन ऑर्डिनल अप्रोच है, कंज्यूमर को रैशनल मान लिया। तीसरा रैंक एंड प्रेफरेंस की बात करने वाले हैं। चौथा कंज्यूमर हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा। और पांचवा हो गया नंबर ऑफ गुड्स। ये 5 अजम्पशन आपको ध्यान रखनी है। अब हमने हिक्स एलन से पूछा था कि सर चलो आपकी बात समझ में आ गई, आप तो ये कहना चाह रहे हो ना कि हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर को या सेटिस्फेक्शन को मेजर नहीं कर सकते, ऑर्डर दे सकते हैं, चलो आपकी बात मान ली,
लेकिन हमको ये बताओ कि जब कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो उसको ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन सर आपकी बात सही तरीके से समझ में नहीं आ रही है। अपनी बात को समझाने के लिए एक लॉ दो ना, आप तो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हो, कुछ अच्छा सा लॉ दो तब जाके मजा आएगा। उन्होंने कहा मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, तो सुन लो, अगर मेरे कॉन्सेप्ट को समझना है तो एक लॉ समझना पड़ेगा और उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसे आईसी एनालिसिस कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है सर ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। तो देखो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि इकोनॉमिक्स में जो लॉ बने हुए हैं ना, जो कॉन्सेप्ट बने हुए हैं, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट का मीनिंग उसके नाम में ही छुपा होता है। आओ इसको भी देखते हैं एक बार। जैसे मैंने आपको मीनिंग बताया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। डिमिनिशिंग का मतलब डिक्रीजिंग, मार्जिनल मतलब एडिशनल, यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फेक्शन, मतलब कंज्यूमर का एडिशनल सेटिस्फेक्शन फॉल होगा। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अलग अलग, और इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है, सेम। अच्छा एक बात बताओ, ये इनडिफरेंस जो है, ये इनडिफरेंस एनालिसिस कौन सी अप्रोच का पार्ट है, आप बोलोगे ऑर्डिनल। बताओ ये कार्डिनल ऑर्डिनल ये किसके पार्ट है, आप कहोगे सर यूटिलिटी के। और यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, सेटिस्फेक्शन। मतलब ये जो इनडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट है ये भी कहीं ना कहीं बात तो सेटिस्फेक्शन की ही करता होगा। तो मुझे बताओ डिफरेंस का मतलब अलग अलग होता है, इनडिफरेंस का मतलब क्या होगा, सेम। तो यहाँ पे इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई ना कि इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है, सेम, और यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जहाँ से आया है उसका मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। मतलब आज के बाद में जब भी इनडिफरेंस कर्व आपको दिखाई देगा ना, तो बस ये समझ लेना कि सेम सेटिस्फेक्शन है। तो सर हमको थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज में समझाओ। पहली बात तो हमको ये तो समझ में आ रहा है कि सर कंज्यूमर यहाँ पे रसगुल्ला गुलाब जामुन खाएगा, क्योंकि आपने वहां भी खिलाए थे, आप हमको यहाँ भी खिलाओगे, बिल्कुल खिलाऊंगा। अब कंज्यूमर रसगुल्ला और गुलाब जामुन तो खाएगा, लेकिन सर क्या यहाँ पे रसगुल्ला और गुलाब जामुन दोनों खाने से कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्या? यस, सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो सर इसकी डेफिनेशन तो बहुत इजी हो जाएगी। तो बिल्कुल इजी हो जाएगी सर, क्या होगी डेफिनेशन? सो इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। कितने गुड्स से कॉम्बिनेशन होंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच derive or which give same level of satisfaction to the consumer। अरे ये वो दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे जहां पे कंज्यूमर को इक्वल सेम सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। सर ये तो थियोरेटिकल बात हो गई, जैसे आप हमेशा हमको टेबल बना के बताते हो वैसे एक टेबल बना के बता दोगे तो सर मजे ही आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए देख लेते हैं एक बार टेबल कि क्या हमारी टेबल बनने वाली है। अब यहाँ मैंने क्या लिए हैं, यहाँ मैंने ली है यूनिट्स से अच्छा हम एक काम करते हैं, यहाँ कॉम्बिनेशंस ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं बताइए, यहाँ मैं ले रहा हूँ कॉम्बिनेशंस। तो यहाँ आ जाएंगे गाइस कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन है, मैंने कॉम्बिनेशन ए बी सी डी और ई लिया। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ मैं ले रहा हूँ सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे रसगुल्ला। ठीक है, अब यहाँ मैंने ले लिया रसगुल्ला और यहाँ मैंने ले लिया गुलाब जामुन। तो यहाँ आएगा रसगुल्ला और यहाँ आएगा गुलाब जामुन। उसके बाद में यहाँ एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको, जिस कॉन्सेप्ट का नाम होगा MRS, जिसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल से इस पूरी कहानी को समझते हैं। अब ये यहाँ पे हमने एक अंकल ले लिए। ठीक है, अब ये अंकल कौन है हमारे? ये हैं हमारे चुन्नू भैया। अब ये चुन्नू भैया है ना, मैंने इनको बुलाया, मैंने कहा चुन्नू भैया सुनो, आपको कौन सी मिठाई पसंद है? कहता है सर रसगुल्ला बहुत पसंद है। मैंने कहा चुन्नू भैया और कौन सी मिठाई पसंद है? तो कहता है सर रसगुल्ला वैसे बहुत पसंद है, पर रसगुल्ला नहीं मिलता तो मैं गुलाब जामुन से भी सेटिस्फाई हो जाता हूँ। मैंने कहा चलो बात समझ में आ गई। तो चुन्नू भैया एक बात बताओ, अगर मैं चाहता हूँ कि आपका पूरा पेट भर जाए, आज दिन का खाना चुन्नू भैया मेरी तरफ से होगा, तो आप मुझे बताओ कि दिन का खाना खाने के लिए पूरा 100% सेटिस्फाई होने के लिए आपको कितने गुड्स की रिक्वायरमेंट होगी? तो चुन्नू भैया बोलते हैं कि भैया एक काम करो, अगर आप चाहते हो कि मुझे रसगुल्ला और गुलाब जामुन से ही पेट भरना है तो मैं ज़्यादा नहीं खाता सर, डाइटिंग पे हूँ,
तो मैंने कहा कितने खाओगे? वो कहता है सर ज़्यादा नहीं, आप तो एक काम करो सर, मुझे 110 तो रसगुल्ले दे दो और 10 गुलाब जामुन दे दो सर, मेरा पूरा पेट भर जाएगा, मुझे 100% सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। 110 तो रसगुल्ले दे दो और 10 गुलाब जामुन दे दो, 100% सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। मैंने कहा सर बहुत अच्छी राइटिंग पे हो आप, और बाद में ये और बोल रहे कि मैं चाशनी भी बाद में खाऊंगा, साथ में चाशनी भी पी लूंगा, तब जाके मेरा पूरा पेट भरने वाला है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा चुन्नू भैया एक बात बताओ यार, आपने कहा 110 रसगुल्ले खाओगे और 10 गुलाब जामुन खाओगे तो आपका 100% पेट भरेगा, लेकिन क्या हम इस कॉम्बिनेशन को चेंज कर सकते हैं? क्या हम रसगुल्ले को कम करके गुलाब जामुन को बढ़ा सकते हैं? क्या हम कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जहां भी आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा? तो चुन्नू भैया बोलते हैं नहीं यार, गलत बात मत करो आप। एक तो आप मेरे से पूछते हो कि कहाँ पेट भरेगा, पूरा पेट भरेगा, और अब मैंने बोल दिया तो आप नाटक कर रहे हो। अगर चुन्नू भैया ने ऐसा बोल दिया, अगर वो अपनी बात पे रिजिड हैं, तो उस सिचुएशन में ये लॉ अप्लाई ही नहीं होगा। ये लॉ उसी सिचुएशन में अप्लाई होगा जब कंज्यूमर अलग अलग ऑप्शन में जाके ये बताएगा कि मेरा पेट यहां से भी बढ़ सकता है, यहां से भी बढ़ सकता है। मैंने फिर से पूछा चुन्नू भैया अच्छी तरीके से सोचो कि अगर आपका पेट भरना है तो कैसे भरेगा? उन्होंने कहा चलो यार इतनी जिद कर रहे हो ना, तो मैं आपको बताता हूं कि मेरा पेट और कैसे बढ़ सकता है। आप एक काम करो, ऑब्वियसली रसगुल्ले को कम करोगे, गुलाब जामुन को बढ़ाओगे, तो रसगुल्ले को कम कर दो, गुलाब जामुन को बढ़ा दो। तो मैंने कहा सर बताओ रसगुल्ले कितने खाओगे, गुलाब जामुन कितने जो है वो बढ़ाऊं, और रसगुल्ले कितने कम करूं कि आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल जाए, मतलब जितना पहले बारी में मिल रहा था उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उसने कहा सर एक काम करो, आप यहां पे रसगुल्ले कर दो सर 70, रसगुल्ले कितने कर दो 70, और गुलाब जामुन कितने कर दो 20, तो भी मेरा उतना ही पेट भरेगा जितना मेरा पहले वाले सेटिस्फेक्शन भरा था। अच्छा आप ये तो नहीं कह सकते ना कि जितना पेट आपका एक बनाना से बढ़ता है, क्या उतना ही पेट आपका एक एप्पल से बढ़ता है? क्या आपको एक पिज़्ज़ा खाने में जितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्या आपको मंचूरियन की एक पीस खाने से उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलता है क्या? सर कैसी बात कर रहे हो, ये तो डिपेंड करता है गुड्स टू गुड्स। तो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, बट ये ध्यान रखना यहाँ पे एक गुड्स के लिए कंज्यूमर दूसरे गुड्स का सेक्रीफाइस करेगा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा ना सेक्रीफाइस लेवल कम होगा। तो बताओ स्टार्टिंग में सेक्रीफाइस कितने का है? सर 40 का सेक्रीफाइस है। मैंने कहा चुन्नू वापस बता, हम चाहते हैं रसगुल्ले और तू और कम करे, गुलाब जामुन और बढ़ाए। उसने कहा सर कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ 30 हो जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको कहा था एक अजम्पशन मैं आपको और पढ़ाऊँगा, वो अजम्पशन मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आपको शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ये 5 पॉइंट तो हो चुके थे हमारे, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, और वो पॉइंट होगा हमारा 6th वाला। सर क्या होगा 6th वाला पॉइंट? 6 पॉइंट है MRS मस्ट बी डिक्रीजिंग। MRS मस्ट बी डिक्रीजिंग। सर ये MRS का मतलब क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सर ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? जिस रेट पे गुलाब जामुन को पाने के लिए मैंने रसगुल्ले का सेक्रीफाइस किया है ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज अ रेट इन विच वन कमोडिटी इज सेक्रीफाइस। जिस रेट पे आपने एक कमोडिटी का सेक्रीफाइस किया है फॉर गेनिंग अनदर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, मतलब गुलाब जामुन के लिए जो रसगुल्ले का सेक्रीफाइस किया है वो, और यहां मैंने आपको बता दिया है कि जो सेक्रीफाइस होगा वो डिक्रीज होगा। तो बताओ रसगुल्ले में स्टार्टिंग में सेटिस्फेक्शन कितने का था? 40 का था। स्टार्टिंग में सेक्रीफाइस कितने का था? 40 का। अब सेक्रीफाइस कम होगा, मतलब अब सेक्रीफाइस 30 का होगा, तो 70 - 30 करूंगा तो यहां कितना आएगा? 40। ओके, देन उसके बाद मैं 40 - 20 करूंगा, 20 का सेक्रीफाइस होगा तो यहाँ 20 आएगा। देन उसके बाद 10 का सेक्रीफाइस होगा तो यहाँ 10 आ जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये 30 आ गया, ये 40 आ गया, ये 50 आ गया। अब मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग कॉम्बिनेशंस आपको दिख रहे होंगे, और हर एक कॉम्बिनेशन में जितने कॉम्बिनेशन आपको दिख रहे हैं, हर एक कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन आता है सर ये बताओ कि ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी तो आपने बता दिया कि सर गुलाब जामुन के लिए जो रसगुल्ले का सेक्रीफाइस होगा, लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे ये तो बताओ। तो गाइज इसको कैलकुलेट करने का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मैंने क्रिएट कर रखा है, चेंज इन सेक्रीफाइस अपॉन चेंज इन गेन।
चेंज इन सेक्रीफाइस अपॉन चेंज इन गेन, इसका मतलब जो सेक्रीफाइस है उसमें चेंज देखो और जो गेन है उसमें चेंज देखो। यहाँ से यहाँ का बताओ सेक्रीफाइस कितने का हुआ, यहाँ से यहाँ का सेक्रीफाइस था 40 का, चेंज इन गेन कितने का हुआ 10 का, यहाँ कितना आ गया 4, फिर यहाँ से यहाँ सेक्रीफाइस कितने का था 30 का, यहाँ कितना है 10, तो यहाँ कितना आएगा 3, देन यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ कितना आएगा 1। बताओ एमआरएस का नेचर क्या है, एमआरएस डिक्रीज हो रहा है, और यही तो बात मैंने यहाँ लिखी थी, एमआरएस मस्ट बी डिक्रीजिंग, मतलब एक कमोडिटी के लिए दूसरे कमोडिटी की केस में हमेशा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या सेक्रीफाइस हमेशा फॉल होगा। अब यहाँ से अगर आपको सारी कहानी समझ में आ गई है तो मैं एक बार जो आपके सामने, हमेशा आपको पता है मैं कैसे पढ़ाता हूँ, एक बार अपनी लैंग्वेज में आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से वो कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। उसके बाद तो जो नोट्स में आपके साथ फॉर्मेलिटी मुझे करनी होती है, ताकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको वहाँ से समझ में नहीं आया हो या 90% समझ में आया हो, उनको 100% मेरे इन नोट्स से समझ में आ जाए। तो आइए एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद में कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए गाइज, इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है, इन जनरल सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस द कस्टमर प्रेफरेंस आर रैंक्ड arranged in preference order rather than measuring them in terms of money। तो साफ साफ बोल दिया था कि भैया कस्टमर के प्रेफरेंस को हम रैंक कर सकते हैं, हम अरेंज कर सकते हैं उनके प्रेफरेंस ऑर्डर में। फर्स्ट नंबर पर रसगुल्ला है, उसके बाद गुलाब जामुन है, उसके बाद काजू कतली है, यही बोला था हेक्सेलर ने। एन इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच रिप्रेजेंट, ये कौन सा कर्व है, अब आइए यहाँ पे देखिए इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, अब ध्यान से देखो, मैं आपको यहाँ पे इसका बता देता हूँ डायग्राम। जैसे ही बताऊंगा डायग्राम, आपको सारी की सारी कहानी ही समझ में आ जाएगी कि सर अब हमको सारी बात समझ में आ गई है कि आप क्या बोलना चाह रहे थे, सर सारी कहानी मुझे समझ में आ गई है। ध्यान से देखिएगा क्या बताना चाह रहा हूं मैं। देखिए इंडिफरेंस कर्व का जब आप कर्व क्रिएट करोगे ना, तो कर्व कैसा बनेगा, ये कर्व कुछ इस तरह से बनने वाला है। इंडिफरेंस कर्व का जो कर्व है ना, वो कुछ इस तरीके से क्रिएट होगा, इसी कर्व को हम लोग इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगा कैसे हम लोग यहाँ पे इसको शो करने वाले हैं। ये थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। अब देखिएगा, अब यहाँ पे आप देखते हो तो आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखते हैं। सर यहाँ पे ये कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन है। जिसका सेक्रीफाइस करते हैं वो हमेशा वाई पे आता है, तो यहाँ पे जो रसगुल्ला है वो हमेशा कहाँ पे आएगा, रसगुल्ला आएगा हमारा वाई पे, और गुलाब जामुन जो है वो कहाँ पे आने वाला है, एक्स पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग कॉम्बिनेशंस आपको दिख रहे होंगे। ये पहला कॉम्बिनेशन है जहाँ पे रसगुल्ला कितना था 110, गुलाब जामुन कितना है 10। लास्ट ऑप्शन पे आ जाओ, लास्ट वाले ऑप्शन में रसगुल्ला कितना आ गया 10, लेकिन ये कितना आ गया 50। तो आप देख सकते हो कि ये जो कर्व है, ये कर्व क्या शो कर रहा है, ये कर्व वो कर्व है जो शो कर रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। एक कॉम्बिनेशन किसका, रसगुल्ले का, एक किसका, गुलाब जामुन का। तो ये वो कर्व है जो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करता है, विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। अरे इससे आसान क्या हो सकता है, सारी कहानी तो बता दी है। चलो वापस आता हूं, एक बार पढ़ के बताता हूं आपको कि है क्या कहानी। An indifference curve is a curve which represent all those combination of goods which give same satisfaction to the consumer। तो यहाँ पे same level of satisfaction to the consumer, यही सबसे important है। Since all the combination on IC, वो सारे combination जो IC पे होंगे give equal satisfaction, एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा पर ध्यान रखना हर एक combination से same level of satisfaction मिलेगा। He prefer them equally, उसकी नज़र में सारे कॉम्बिनेशन बराबर हैं। Does not mind which combination he gets, अरे क्या फ़र्क पड़ता है उसको, ये तो मैंने पूछा था चुन्नू जी से, तब जाके बताया। बाकी चुन्नू जी को तो इंटरेस्ट नहीं था बचाने में, वो तो बोल रहे थे सर क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे पहले से भी उतना ही मज़ा आ रहा है जितना मुझे लास्ट से आ रहा है। He is said to be indifferent among these combination। जो बात मैंने आपको बताई थी वही बात देखो यहाँ पे मैंने ऑरेंज और मैंगो से शो कर रखी है। कितनी बढ़िया टेबल आपको यहाँ दिख रही होगी। स्टार्टिंग में ऑरेंज कितना है 15 है, मैंगो कितना है 1 है।
बताओ यहाँ पे ऑरेंज का सेक्रीफाइस कितने का हुआ 11, मतलब कितना सेक्रीफाइस हो गया 4 का, और यहाँ कितना है 2, यहाँ सेक्रीफाइस कितना हुआ 3 का, ये कितना है 1, ये सेक्रीफाइस कितने का है 2 का, ये कितने का है 1 का। अरे कहानी वही तो है, यहाँ सेक्रीफाइस 4 का, फिर सेक्रीफाइस 3 का, फिर सेक्रीफाइस 2 का, फिर सेक्रीफाइस 1 का, यहाँ गेन 1 का, यहाँ 1 का, यहाँ 1 का, यहाँ 1 का। जब MRS निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा, फॉर्मूला होगा चेंज इन सेक्रीफाइस अपॉन चेंज इन गेन। तो 4/1 4, 3/1 3, 2 1, ये सारी कहानी आ चुकी है। इसी को कर्व पे शो कर दिया और ये पूरी कहानी खत्म हो चुकी है। इंडिफरेंस कर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो 100% आपको समझ में आ गया होगा। जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है वो ये रहे आपके सामने, या तो पर्सन 15 ऑरेंज खाएगा या 1 मैंगो खाएगा, या 11 ऑरेंज खाएगा 2 मैंगो खाएगा, या 8 ऑरेंज खाएगा 3 मैंगो खाएगा। ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है और इन कॉम्बिनेशन में से कंज्यूमर किसी भी कॉम्बिनेशन को ऑप्ट कर सकता है। तो ये इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, उसका शेड्यूल कैसा बनता है, उसका कर्व कैसा होता है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा वो होगा इंडिफरेंस मैप। क्या होता है इंडिफरेंस मैप बात करेंगे, MRS क्या होता है बात करेंगे, इंडिफरेंस कर्व की क्या क्या खास बातें हैं इसकी भी हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। और देन उसी के बाद नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग देख लेंगे कि यार ये बजट लाइन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट है क्या और किस बेसिस पे हम लोग इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, सो होप सो गाइस ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और जैसे पहले मैंने आपको कार्डिनल अप्रोच करा के उसके क्वेश्चन करवाए थे, वैसे इसमें भी ऐसा ही करूंगा, ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ा के उसी के क्वेश्चंस करवा दूंगा। ताकि अब देखो, पहले मैंने आपको अपने नोट से लिख लिख के पढ़ाया, उसी चीज को फिर नोट से पढ़ा दिया, रीड कर लिया, कंसेप्ट और क्लियर हो गए, फिर उसी के बेस पे जितने भी MCQ बन सकते हैं वो भी बता दिए। अब कॉन्सेप्ट कहाँ बचेगा, एग्जामिनर जहां कंफ्यूज करेगा हमारे पास में उसका आंसर होगा, क्योंकि हम अलग अलग जाके लड़ाई जो है वो लड़ चुके हैं। अब कहीं भी कंफ्यूजन आने के कोई चांस नहीं है। और इसी प्रैक्टिस से आज तक बहुत सारे स्टूडेंट्स के फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आए हैं और आपके भी 100% आएंगे। थैंक यू सो मच गाइज, फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।